नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ छत्री आपके सामने हाजिर हूँ। आप देख रहे दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा। पूरे इस जगह पे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, सब जगह बाबा बागेश्वर धाम का चर्चा बड़ी धूमधाम से मच रही है। और आप सबके दिल में बाबा का बागेश्वर धाम बाबा का दरबार में जाने का मन में इच्छा प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो 23 तारीख 7वें महीने 5 तारीख को बाबा बागेश्वर धाम के जो भक्त हैं पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो दिल्ली पूर्वी में अब आ चुके हैं। उनको आना 5 को ही था, परंतु एमपी में उनका कलश का स्थापना थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लग गया। तो 6 तारीख को बाबा आ रहे हैं। 5 को पंडाल पूरा तैयार हो चुका था। पंडाल में काफ़ी सारे लोग भरे हुए थे और भी लोग आना चालू हो जाएगा, अब हो रहा है। और 8 तारीख तक ये चीज़ चलेगा। उसके बाद 10 तारीख से नोएडा में चलेगा। हो सकता है दिल्ली में अगर चलने से थोड़ा पब्लिक की वजह से, टाइम की वजह से बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे शादी भी गरीब लड़कियों को करवाएंगे बाबा। और कहीं तो क्यों ना, अगर अच्छा रास्ता कोई दे तो क्यों ना उस रास्ते पे हम जाए। उस रास्ता ग्रहण करने के लिए सब कोई जाता है। कहीं सब खुश भी है, कहीं सब परेशान भी है। कुछ लोग परेशान है, बहुत ज़्यादा खुश भी है, क्योंकि अच्छा मार्ग मिले तो क्यों नहीं कोई जाएगा। अच्छे रास्ता कोई बताए क्यों नहीं कोई उसके पास जाएगा। तो यही आस्था वो अच्छी तरीके से सबके दिल में जगा रहे हैं। भगवान को पूजा तो सब कोई करते हैं, अपने पितरों को पूजा तो सब कोई करते हैं, लेकिन पंडित को बुला के सब कोई पूजा करते हैं। लेकिन पंडित जी भी जो मंत्र बताते हैं वो मंत्र हम समझ नहीं पाते हैं। वो भी अच्छा प्रवेश करने, भगवान को प्रकट करने के लिए, अपने ऊपर कृपा बनाने के लिए अच्छा सारे पंडित लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो बागेश्वर धाम के जो भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, वो आपके दरबार में दिल्ली में आ चुके हैं। और आप जो है, आप उन लोगों से जा कर के उनके पास उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान को किस तरीके से मनाएं जो आपके ऊपर भगवान कृपा बनाएंगे। और घर में जो विधि विधान जो होता है पूजा करने का, वो उस चीज़ को रास्ता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी वो बताते हैं। उनके पास दिव्य चमत्कार होता है या नहीं होता है वो हम कह नहीं सकते, लेकिन इंक्वायरी के बाद पता चला है बहुत से लोग खुश भी हैं और कुछ लोग परेशान भी हैं। क्योंकि आदिवासी इलाके में जब वहाँ पे उनका दरबार जब लगता, तो वहाँ पे उन लोगों ने सोचे क्या नाम है, जो इनके आने से क्या पता हमारे भगवान में कहीं बाधा दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी हमारे देवताओं को। तो वहाँ से कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर करवाए, जिन बाबा का दरबार लगने से यहाँ रोक दिया जाए। तो कोई कितना ही कुछ भी कर ले, जो कोई अच्छा मार्ग पे चलता है, अच्छी चीज़ बताता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आखिर कौन है ये लोग जो बाबा का कहीं भी दरबार लगने से रुकावट पैदा कर रहा है और पैदा करते जा रहा है, लेकिन वो असफल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ पे हमारे महामहिम जज अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने वहाँ के तुरंत अपने वकालत करने वाले वकीलों को फटकार लगाए, वहाँ तक भी कह दिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आखिर कौन हो सकता है ये, तो क्या नाम है, आप लोग ही जान सकते हैं। हम भी ढूंढने के कोशिश में हैं और पता कर रहे हैं। जो कोई भी है, तो आखिर उनको किस चीज़ का आपत्ति है। बहुत बड़ी खबर ये है और महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी बाबा का दरबार लगने से कोई रोक नहीं पा रहा है। क्योंकि हम 5 तारीख को गए थे आईपी मेट्रो स्टेशन दिल्ली, तो रामलीला उस महोत्सव
जो ग्राउंड में, तो पंडाल बहुत ज़्यादा लग रहा था, लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लगी हुई थी। जितनी पुलिस अंदर थी उससे 4 गुना बाहर थी। सारे पुलिस बिल्कुल बढ़िया से अच्छी तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के, हमारे भारत के पुलिस वालों जवानों को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको जज्बा बनाते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। उनके ड्यूटी में कोई कमी नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वीडियो। पाठशाला में अब अगला चैप्टर आपको बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा की पर्ची कोर्ट में खुली तो बवाल कैसे मच गया। बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए फर्जी एजेंडा कौन सेट कर रहा है, और बागेश्वर सरकार ने द केरल स्टोरी का पर्चा बनाया तो क्या मिला। जब से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की देश भर में चर्चा होने लगी, तब से कुछ लोग उनके पीछे ऐसा पड़ गए कि बागेश्वर सरकार के विरोध में हर जगह टांग अड़ाने पहुंच जाते और अपना एजेंडा चलाने लगते। बिहार में बागेश्वर सरकार की कथा रुकवाने के लिए क्या कुछ हुआ वो तो आपने देखा। अब नया मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के एक इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा होने वाली थी, तो कथा रुकवाने के लिए कुछ लोग मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पहुंच गए कि भाई कथा रोकिए, ये तो सेंटिमेंट हर्ट कर देंगे। लेकिन जब जज के सामने अर्जी पहुंची तो कथा रुकवाने के लिए गए वकील से सवालों के जवाब देते नहीं बना। जज के सामने उल्टी सीधी बहस उसने शुरू कर दी वकील ने। इसके बाद जज साहब ने इस वकील की कैसे क्लास लगा दी। पहले उसका छोटा सा हिस्सा देखिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का केस ये लोग बागेश्वर सरकार की कथा के खिलाफ लेके गए थे और कैसे वहां एक्सपोज हो गए कोर्ट के अंदर बागेश्वर सरकार के विरोधी, वो दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कोर्ट के अंदर कैसे गर्मा गर्मी हुई। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए। यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? ये तो सैंपल है। सोचिए बागेश्वर सरकार के विरोधी जो लोग हैं, जिनका वकील वहां खड़ा था, वो कैसा केस लेकर गए होंगे और कैसी बातें करने लगे होंगे कि जज साहब कह रहे हैं कि जो है बाहर कर दूंगा। सोचिए बागेश्वर सरकार का विरोध करने गए इस वकील ने जज से किस तरीके से बात की हो, जिस पर जज इतना भड़क गए कि कह दिया कि सारी वकालत भूल जाओ, यहीं से जेल भिजवा दूंगा। जज साहब ने और क्या क्या कहा ये आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बागेश्वर सरकार का नया दरबार कहां लगा है और क्यों उनकी कथा को रुकवाने के लिए कुछ लोग हाईकोर्ट तक गए। बागेश्वर बाबा फिलहाल मध्य प्रदेश के बालाघाट, यहां वो 2 दिन राम कथा करेंगे। बालाघाट पहुंचने पर बागेश्वर बाबा का जोरदार स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनकी आरती उतारी, श्रद्धालुओं ने पैर छूकर आशीर्वाद दिया। बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम बालाघाट के परसवाड़ा में हो रहा है, जो आदिवासी बहुल इलाका है। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का नाम भी वनवासी श्री राम कथा है। इसी आदिवासी इलाके का हवाला देते हुए बागेश्वर सरकार के विरोधी एक्टिव हो गए कि भाई यहां पर आदिवासियों की भावनाएं आहत हो जाएगी। अरे भाई उनकी भावनाएं आहत हो रही है तो ये लोग कौन है जो पहुंच रहे हैं। लेकिन वो लोग जो विरोध में थे वो कोर्ट पहुंच गए। बागेश्वर सरकार के विरोधियों ने मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा रुकवाने के लिए सीधे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। इस याचिका में कहा क्या कि 23 और 24 मई को बालाघाट के भादुकोटा गांव में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन होना है। ये पूरा इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बागेश्वर बाबा के धार्मिक आयोजन से आदिवासियों का हित प्रभावित होगा। कैसे बॉस? जिस जगह पर कथा का आयोजन होना है वहां आदिवासियों के भगवान का स्थल है, वहां पर बागेश्वर बाबा की कथा का आयोजन होने से आदिवासियों की मान्यताओं का अपमान हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह के आयोजन के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी है, जो नहीं ली गई। मतलब पूरा आदिवासी सेंटिमेंट से जोड़ दिए कि वहां प्रभु श्री राम के बारे में बता देंगे, कथा कर देंगे, तो आदिवासी सेंटिमेंट हट हो जाएगा, उनके भगवान की जो है वो का अनादर हो जाएगा। लेकिन जब याचिका पर सुनवाई हुई और जज साहब ने सवाल पूछने शुरू किए, और वही सवाल पूछे जो आपके मन में भी आएंगे कि बॉस ये सब कैसे होगा, जरा बताओ जरा। तो बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले वकील के पास कोई सीधा जवाब ही नहीं था। जज साहब पूछ रहे थे सवाल पे सवाल, तो बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले वकील इधर उधर की बात कर रहा था। बाद में उल्टे जज से ही बहस करने लगा। इस पर कैसे हाईकोर्ट के जज ने उसकी क्लास लगाई, एक बार वो देखिए।
अब जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? ये तो शुरुआत थी। आगे बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हाईकोर्ट के जज के किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं देता, ऊपर से जज से ऊंची आवाज में बदतमीजी से बात करने लगे। इस पर जज ने कहा कि जिस दिन जेल भेज दिया सारी वकालत खत्म हो जाएगी। वो हिस्सा भी सुनिए। क्या है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उत्ते। जी जीएस उत्ते। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने बागेश्वर सरकार की कथा का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से बेसिक सा सवाल पूछा कि वो सिर्फ इतना बता दे कि वो कौन सी मान्यताएं हैं जो बागेश्वर सरकार की कथा के आयोजन से आहत हो जाएंगी। उन्हें किसने भेजा है, ऑथराइज किया है कि जाइए आप ये याचिका लगाइए। इन बुनियादी सवालों का भी जवाब नहीं देते बन रहा था वकील से, लेकिन बागेश्वर सरकार की कथा रोक दीजिए। और जवाब इसलिए देते नहीं बना क्योंकि बागेश्वर सरकार की कथा के विरोध का कोई लॉजिक ही नहीं था, सिर्फ एजेंडा लेकर ये लोग कोर्ट में गए थे। इसलिए जब हाईकोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता के वकील से बार बार सवाल पूछा कि आखिर आदिवासियों से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं, बागेश्वर बाबा की कथा सुनाने से उन मान्यताओं का अपमान कैसे हो जाएगा जी, तो इनका जवाब याचिकाकर्ता के वकील ने नहीं दिया, बल्कि वो संविधान का हवाला देने लगा। और इसी बात पर जज को गुस्सा आ गया और उन्होंने कोर्ट रूम में ही वकील को जमकर फटकार लगाई। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुपुर तक कथावाचन किया जाना नियत किया गया, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ादेव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौड़ समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतएव उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी बड़ा देव भगवान स्थल जो है वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होगा? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए? इसमें माइलॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन आप बताइए पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है हमारा। उनसे इतना तो समझ लीजिए, हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं, इसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैंने आपसे सवाल पूछा इन बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। Who are you to decide कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा? पहले आपको ये तो
पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप उनको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। अब ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे let notices be issued for contempt against the council। शुभ नाम बताइए आपका। जज साहब पूछ रहे हैं कि काहे से भाई मान्यता जो है वो जुड़ी हुई है और वो आहत हो जाएगी, ये बता दो। वकील बताने को तैयार नहीं, फिर जज साहब को ही कहने लग गया कि आप जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, आप सुन नहीं रहे। तो जज साहब ने कहा इसको अवमानना का दो नोटिस। फिर उसी के बाद वो बमक के नाराज हो गए कि जेल भेज दूंगा। हाईकोर्ट के जज ने जब इस वकील से पूछा कि आप किस आधार पर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि बनकर कोर्ट में आ गए, आपको किसने ऑथराइज किया कि आदिवासी इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा को रोकने के लिए आप कोर्ट में याचिका लगाएं, इसका भी जवाब नहीं दे पाया ये वकील भाई। देखिए वो हिस्सा भी। आज टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ मैं। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की सभी बैठक विद्यमान धोरा सिंह मशकूली जी के अध्यक्षता तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी सामाजिक संगठनों पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित सहमति बैठक कार्यवाही सघन विचार मनन कर निष्कर्ष लिए गए, जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 सूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड लगाए तीन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई करने का उसका कोई स्थिति ढूंढना है। जब आप ये लगा रहे हैं, इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी पे, मनशाराम मरावी अध्यक्ष। किस चीज के अध्यक्ष है? कहाँ है आपका लेटर हेड? कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक प्रॉपर्ली। अब ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे let notices be issued for contempt against the council। शुभ नाम बताइए आपका। हाईकोर्ट में बता बस आपको, आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर। आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट। आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। जवाब कुछ है नहीं, लेकिन बागेश्वर सरकार की कथा रोक दीजिए, बस रोक दीजिए। बोल दिया तो बोल दिया, रोक दीजिए सब। अच्छा संविधान सबको पता है, संविधान में ये हो गया, संविधान में वो हो गया। जज साहब पूछ रहे कहाँ हुआ, बताओ ना जी। बागेश्वर सरकार की कथा का विरोध करने वाली याचिका हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल के सामने सुनवाई के लिए आई। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने यह भी कहा कि इस तरह की याचिका पहले भी आई थी और इसे खारिज कर दिया गया। जस्टिस अग्रवाल ने वकील से पूछा कि क्या उन्होंने पहले का ऑर्डर पढ़ा है। तो ये वकील ही कमाल कर रहा है, इसके बाद उसका भी जवाब नहीं था। जिस तरह से वकील कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, कोई कागज नहीं दिखा पा रहे थे और जज से इधर उधर की बातें कर रहे थे, उससे तो सीधा यही लग रहा था कि बागेश्वर सरकार की कथा के खिलाफ ये प्रायोजित विरोध था। और यही बात हाईकोर्ट के जज ने भी कह दी। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि अगर विनम्रता से बात करते आपकी बात सुनी जाती, लेकिन आप तो गर्मी दिखाने लगे। जज ने जोर देते हुए वकील से कहा कि आपने अपने क्लाइंट से कहिएगा कि आपके गर्मी दिखाने की वजह से याचिका खारिज हुई है। सुनिए। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती है तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका, लेकिन मैंने फाइल नहीं किया। नहीं किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे। जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे, तो खारिज कर देंगे। इसी ग्राउंड पे आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा। लिखिएगा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज क्या कर सकते हैं। आपको तैयारी करना चाहिए कि जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे, ये बात आप
विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक शब्द का इस्तेमाल जज साहब ने किया, आपने सुना या नहीं? स्पॉन्सर्ड पिटीशन, यानी प्रायोजित याचिका। उन्होंने कहा ऐसे स्पॉन्सर्ड पिटीशन होते हैं तो यही होता है। एक्चुअली जो गर्मी दिखाई जा रही थी वहां कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से जज साहब ने कहा कि याचिका खारिज हो रही है, वो गर्मी एक्चुअली उन लोगों के अंदर बढ़ गई है जो बागेश्वर सरकार की बातें सुनकर उनके इधर उधर कानवान से धुआं फेंक रहा है। बागेश्वर सरकार के खिलाफ फर्जी और प्रायोजित एजेंडा चलाने में कुछ लोग जुटे हुए हैं, लेकिन बागेश्वर सरकार को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने मिशन पर है, और ये मिशन है हिंदू समाज को एकजुट करना। बालाघाट में रामकथा के जरिए बागेश्वर बाबा ये संदेश दे रहे हैं कि वनवासी और आदिवासी समाज सनातन के ही अंग हैं। अब आपको समझ में आ गया क्यों याचिका लगाई गई थी कि वहां पे मत कीजिए, कहीं और कर लीजिए, आदिवासी बहुल इलाके में मत कीजिए, क्योंकि बागेश्वर सरकार कह रहे हैं कि आदिवासी भी सनातन का हिस्सा है, इससे लोगों को दिक्कत हो जाती है। मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा भगवान राम ने आदिवासियों का सम्मान किया था और शबरी के झूठे बेर खाए थे। बागेश्वर बाबा ने कथा की शुरुआत में ही हाईकोर्ट में जाकर उनका विरोध करने वालों का भी जिक्र किया। बागेश्वर बाबा ने क्या कहा, सुन लीजिए। रानी दुर्गावती जी, रानी दुर्गावती जी, श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, नमः पार्वती पते। बालाघाट के पागलों की, कथा यजमानों की, कथा में सहयोग करने वालों की, और हाई कोर्ट में जाके विरोध करने वालन की भी, नमः पार्वती पते। तो उन्होंने जो लोग हाईकोर्ट में जाकर विरोध कर रहे थे उनके भी मजे ले लिए कि उनकी भी जय। बागेश्वर बाबा से कुछ लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए मध्य प्रदेश के सागर में बाबा की कथा में केरल। दोस्तों, तो ये चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ कमी यहाँ आ रही है, जो अच्छा रास्ता देता है उसको झुकाने के लिए कुछ लोग ज़रूर मिल जाते हैं। तो बागेश्वर बाबा जी का दरबार चाहे कोई कितना भी जोर शोर लगा ले, रुकने वाला नहीं है, रुकता नहीं है, चलती रहती है, क्योंकि सत्य पे जो चले उसका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। देर है अंधेर नहीं है। जय श्री राम प्रभु के मंत्र के उच्चारण आप करते रहें और बागेश्वर धाम नमो नमः करते रहें। और आप दिल्ली में आईपी मेट्रो स्टेशन के पास रामलीला महोत्सव ग्राउंड में दरबार लग चुका है। बाबा जी का आने का समय हो चुका है। आज बाबा जी दरबार में पहुंच जाएंगे, लेकिन साथ में बारिश भी हो रहा है। कहीं आपको दरबार से बाहर भी खड़ा होना पड़ जाए तो आप छाता भी ज़रूर ले लें, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है। छाता, छाया, धूप, बारिश से भी बचा जा सकता है। आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत परेशानी वहाँ नहीं उठानी पड़ेगी। तो ये वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली दरबार में। दरबार का वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा और पल पल की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। सारी खबरों में से चुन करके जो बड़ी खबर होगी वही खबर मैं आपको दूंगा। नमस्कार, जय हिंद। दिल्ली क्राइम व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा विश्वनाथ छत्री के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी छोटी बहनों को, छोटे भाइयों को सबसे ज़्यादा प्रणाम। भाई बहनों, आप दारू शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, गलत चीज़ को ना करें, जिस चीज़ से आपको समाज में बेइज्जती हो, सम्मान ना मिले, और इस चीज़ को आप बिल्कुल ना करें। आप एक तरह से बन के आप लोग रहें, गलत चीज़ों से दूर रहें। नमस्कार।